हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सीए इंटर ऑडी। आप लोग यहाँ पे किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आए होगे। भैया क्या एक्सपेक्टेशन है सबकी? पास होना। ठीक है, किस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हम लोग? पास होने के लिए। बट मेरी आप लोगों को लेके कुछ और बड़ी बड़ी भी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इन क्लासेस के अंदर क्या क्या कवर करें। ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 के अंदर ये कुछ चैप्टर्स, ठीक है। एक आपका आता है भैया मॉड्यूल 2, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 100% आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। यस, यही सबसे बड़ा मंत्र है। और हमारी ऑल इंडिया रैंक 6 से भी पूछा था कि भैया कैसे आए इतने बढ़िया मार्क्स, तो उसका रीजन भी यही था, आईसीआई स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुमने स्टडी मटेरियल नहीं कवर किया तो प्लीज इसका कोई भी फायदा ही नहीं है पढ़ाई का। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हम 80% करके जाएंगे, ठीक है, या फिर 75% करके जाएंगे। अब एक बात बताओ, पेपर तो ये 100% पूरा स्टडी मटेरियल तो वो लोग भी नहीं पूछते, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अब सोच के जाओ, तुम लोगों ने 80% कवर किया और पेपर आया जो 20% तुम लोग छोड़ के गए उसमें से। ठीक है, प्लीज कोई भी ट्रेंड वगैरह कुछ भी सेट नहीं है, आपको सारा कंप्लीट करना ही करना। ठीक है, अब ट्रेंड को अगर फॉलो करो और उसके बाद कभी भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पेपर आ जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत किसे होगी? तुम ही को ही होगी। ठीक है, तो प्लीज एक चीज याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। अब ये जो आपका स्टडी मटेरियल है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए जो मैंने एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया क्लासेस के साथ, उसके अंदर आपको दिखेगा सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज नहीं है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। याद तो सारा ही करेंगे बट ऐसे करेंगे, ऐसी टेक्निक्स के साथ करेंगे कि वो जो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें हैं वो फटाफट से आसानी से हो सके। ठीक है, चलो भैया स्टडी मैट हमारा कंप्लीट होता है। स्टडी मैट ही सब कुछ नहीं है, आपको इसके साथ साथ बड़े सारे डाउट्स आएंगे। ठीक है, लाइव क्लास वाले बच्चे तो प्लीज मेरे से डायरेक्टली बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लास के बाद हमारा आधे घंटे का सेशन होता है, उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, अब जो बच्चे फेस टू फेस ना लेके अगर पेन ड्राइव पर हैं, तो पेन ड्राइव पे आपके पास डाउट्स, प्लीज आपके जो डाउट्स होते हैं वो डायरेक्टली मैं ही सॉल्व करूंगी, कोई और नहीं करेगा। आगे देखते हैं प्लीज। अब आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया बट 30 मार्क्स की वेटेज होती है एमसीक्यू की। ठीक है, अब मकसद क्या रहेगा कि ये जो 30 है 30 ऑन 30 लेके आओ, नहीं तो करीबन मिनिमम 25 होने चाहिए। ठीक है, लास्ट में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि ये एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, मतलब ये बहुत बढ़िया सी कुछ ऐसी ट्रिक्स होंगी कि भैया आपको चारों के चारों आंसर सेम लग रहे हैं, चारों के चारों आंसर ठीक भी लग रहे हैं, बट ठीक वाला आंसर कौन सा है? ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज 30 ऑन 30 भैया लेने हैं। ये तो चाहे कुछ भी हो जाए करना ही करना। अब ये जो 2000 आपके एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर मैंने 1000 और इस बार ऐड कर दिए एमसीक्यूज जो कि केस स्टडी बेस्ड है। यस, मई 2020 का जो सिलेबस है वो ऑन एन एवरेज चेंज हो गया, काफी ज्यादा उसमें चेंजेस हैं। मतलब पढ़ाने का तरीका भी हमारा चेंज हो जाएगा और आंसर्स का भी तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल केस स्टडी बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जब तक अच्छी लॉजिकल नॉलेज नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, तो मेन फोकस किस पे रहेगा आपका? लॉजिक्स अच्छे से पढ़ने। ठीक है, रट्टे वाले बच्चे बाय बाय। ठीक है, सिर्फ लॉजिक्स काम करेंगे। हाँ, कुछ चीजें याद भी करनी है, उसके लिए निमोनिक्स दिए जाएंगे, मेमोरी टेक्निक्स है मेरी बहुत अच्छी। ठीक है, उनको हम लोग करेंगे। बट बच्चों प्लीज ये चीज याद रखना, 30 ऑन 30 लाने का आपको एक्सपेक्ट करना है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अब देखो भैया जो भी फ्री की चीज होती है हम कभी छोड़ते नहीं है, ऐसे हड़प लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी, प्लीज उसको भी हड़प लेना, प्लीज उसको भी यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे जो कि अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं उनका मेन रीजन टेस्ट सीरीज ही होता है। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज का पूरा एक प्रोसेस है, कैसे आप लोगों को टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगी जब आपको टेस्ट सीरीज वर्चुअल वाले बच्चे भी और फेस टू फेस वाले भी। ठीक है, दोनों को ही टेस्ट सीरीज देनी है चाहे कुछ भी हो जाए। राइट,
आगे देखो प्लीज। अनलिमिटेड वीडियो व्यूज के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके वैसे 5 व्यूज आते हैं उसके अंदर, ठीक है। कोई भी अगर स्टूडेंट आता है बोलता है भैया एक और व्यू दे दो, मेरा व्यू खराब हो गया, कोई ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं है। पूरी टेक्निकल टीम अवेलेबल है, ठीक है, हर टाइम अवेलेबल होती है। आपकी वीडियो, आपके पास कुछ भी आपको नहीं पता होगा, आपकी वीडियो वो स्टार्ट करके देंगे, ठीक है। पूरा चलती हुई वीडियो आप लोग को मिलेगी, सारे वीडियोस वगैरह इंस्टॉल करके देंगे। उसके बाद वीडियो नहीं भी चलती तो टेक्निकल टीम को कॉल करो, फटाफट से 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको व्यू प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। डन। यहाँ पे 100 व्यूज की बात आई। अब आप लोगों का गोल क्या था भैया? क्या है मेरा गोल भैया? पास होना, ठीक है। अब मेरा गोल थोड़ा सा बड़ा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग 60+ एग्जाम्शंस के साथ पास हो, ठीक है। इसी वजह से मैं 100% आपको लॉजिकल पूरी क्लैरिटी दूंगी, उसके साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पर भी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। इतनी गारंटी है क्लासेस के एंड तक, अगर तुम्हें मैं ऑडिट फील्ड पर ऐसे अकेले छोड़ दूं तो तुम लोग सारा ऑडिट खुद से कर सकते हो, ठीक है, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए? ऑडिटिंग, ठीक है। तो देखते हैं भैया ऑडिटिंग होता क्या है। सिंपल सा एग्जांपल, इधर देखो, क्लासरूम थी तुम्हारी 12th क्लास, ठीक है। अच्छा, 12th क्लास के अंदर हम लोग, चलो मान लो नॉर्थ के यहाँ पे बच्चे, ठीक है, प्लीज 12th, ठीक है। साउथ के बच्चे, ईस्ट के बच्चे, वेस्ट के बच्चे, ठीक है। अभी तुम लोग अपनी 12th क्लास में पढ़ाई करते थे और लास्ट में जाके क्या देने के लिए जाते थे? अपना बोर्ड एग्जाम। अब तुम्हारी अपनी वाली ही टीचर चेकिंग करती थी या फिर कोई बाहर से टीचर को बुलाया जाता था और वो चेकिंग करती थी? भाई कोई बाहर से टीचर आती थी और वो चेकिंग करती थी हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमारी वाली टीचर तो क्या करेगी? ज्यादा मार्क्स दे देगी। हमारी वाली टीचर तो ज्यादा मार्क्स क्यों देगी? क्योंकि वो तो चाहेगी ना मेरे बच्चे अच्छे से दिखे, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए, जो भी, ठीक है। अब बाहर वाली जो टीचर आपकी आई, ठीक है, अभी इसको हम लोग अपने एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? एग्जाम पेपर को लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो एग्जाम पेपर लिखा जाता है किस प्रोसेस के अंदर लिखा जाता है? बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखा जाता है। इसको अभी कंपनी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और चेकिंग कौन करता है भैया? कोई एक बाहर वाला टीचर, मेरा एक्सटर्नल टीचर, ठीक है। अब इमेजिन कर लो कि स्टूडेंट्स इज इक्वलेंट टू मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अभी आई हमारी एक कंपनी, ठीक है। कंपनी के अंदर क्या बनाई जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट ने क्या बनाई? मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी मैनेजमेंट ने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बनाई, ठीक है। अब मैनेजमेंट चाहती है कि इसकी चेकिंग कराई जाए, ठीक है। सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, बहुत सारे लोग जिनका कारोबार इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, जो कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, वो क्या कराना चाहते हैं? इसकी चेकिंग कराना चाहते हैं। अब खुद ब खुद कंपनी के अंदर किसी को बोला कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है प्लीज इसे चेक कर दो, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या किया जाता है? एक किसी बाहर वाली पार्टी को बुलाया जाता है। वो बाहर वाली पार्टी को क्या बोलते हैं हम? ऑडिटर। क्या बोलते हैं उसे? ऑडिटर, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली पार्टी होती है इसको बोला जाता है ऑडिट। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करी जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? ऑडिट। तो देखो, इन शॉर्ट, कोई भी काम किया किसी और ने और उसकी चेकिंग करानी है किसी बाहर वाली पार्टी से, तो उसको क्या बोला? ऑडिटिंग। अच्छा, तुम लोगों ने 12th क्लास में हमने बोर्ड के एग्जाम दिए थे, पेपर्स दिए। अभी वो खुद तुम्हारी अपनी टीचर नहीं चेक करती, कौन करता है? बाहर वाली पार्टी चेक करती। तो वो जो बाहर वाली पार्टी चेक करती है, एक्सटर्नल टीचर चेक करती है, तुम्हारे लिए वो क्या हो गई? ऑडिटर, ठीक है। तो कंपनी के अंदर अब आज एक चीज अपने मतलब दिल में बांट लो, तुम लोगों को अकाउंट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम चेकिंग कर सको, ठीक है। किस लिए अकाउंट्स पढ़ाए जाते हैं? ताकि तुम अच्छे से चेकिंग कर सको,
ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो एक ऑडिटर का मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करने वाले, ठीक है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ऑडिटर होता है उसको कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने, बल्कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करनी है, चेकिंग करनी है। उस चेकिंग को क्या बोला जाता है, उस चेकिंग को बोला जाता है ऑडिटिंग। अब हम लोग ऑडिटिंग की एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी तो बड़ी मुश्किल सी लगेगी बट कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, लास्ट तक सब याद हो जाएगा। देखो जरा क्या है ये, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. अभी नहीं समझ आया, इसके जो भी कीवर्ड्स हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये तो हमें पता भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ओके, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए। तो भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक चीज याद रखो, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी चीज यूज हुई वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके। अच्छा मैंने अगर यूज किया जर्नल एंट्रीज को, मैंने लेजर अकाउंट्स बनाए, मैंने सब्सिडियरी बुक्स बनाई, ये सब क्या है, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब एक बार ना हम थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करने के लिए एक चीज सोचते हैं। जब भी आप कोई जर्नल एंट्री डालते थे, ठीक है, कोई भी जर्नल एंट्री डाली, अब उस जर्नल एंट्री की कोई बैकिंग होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला मैंने ये वाली मशीन परचेज करी, ठीक है, ये मैंने मशीन परचेज करी, ठीक है। अब ये जो मैंने मशीन परचेज करी है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इसको मैं बोलूंगी मशीन अकाउंट टू बैंक, ठीक है। अब जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट बोली कि एक कंपनी ने ये मशीन परचेज करी है, तो ये मशीन परचेज करने की कोई बैकिंग होगी। जब भी आपने कोई मशीन परचेज करी तो कोई ना कोई आपके पास कोई इनवॉइस आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा। सोचो, तुम लोग एक शर्ट खरीदने के लिए भी जाते हो तो तुम्हें कोई इनवॉइस दिया जाता है, कोई बिल दिया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गई, उस जर्नल एंट्री की बैकिंग। तो हम जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम सारी चीजों को कवर कर लेते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया मेरा इनवॉइसेस, ठीक है। तो इनवॉइसेस को भी किसका पार्ट बना लिया मैंने, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट। अच्छा, एक थोड़ा सा और प्लस लेवल पर बात करते हैं। मान लेते हैं आज की डेट में आपने अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अभी ये जो आपका बिजनेस है, ये बिजनेस कोई ना कोई सेल करता होगा, ठीक है। किसे सेल करता होगा, अरे भैया कस्टमर को ही सेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब भी किसी भी कस्टमर को सेल करता है तो उसे वो क्या देता है, एक इनवॉइस देता है। अब आपको पता है जब इनवॉइस एक कस्टमर को दिया जाता है तो साथ साथ में अपने पास भी बिजनेस एक कॉपी ऑफ इनवॉइस रख लेता है। क्या रख लेता है, कॉपी ऑफ इनवॉइस। अरे कभी तुमने मार्केट भी कुछ खरीदने के लिए गए होगे तो तुम्हें एक बात रियलाइज हुई होगी कि शर्ट खरीदते हो नीचे कार्बन पेपर रखा जाता है, ठीक है। अब तुम्हें इनवॉइस फाड़ के दिया और कार्बन पेपर से नीचे जो छप जाता है वो क्या है, कॉपी ऑफ इनवॉइस। साथ साथ कॉपी बन गई, ठीक है। अभी जब सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो सब भी यूज होगा किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। तो इन शॉर्ट कोई भी चीज जो कि इस्तेमाल करी गई है किस लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब और भी बहुत सारी चीजें हम विद टाइम सीखेंगे, ये तो एक तरह से बिल्कुल बेसिक्स वाली बात, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब यहां पर ऑडिटिंग करना है एक एंटिटी, क्या बोला मैंने, एंटिटी। अब
आज से पहले शायद हो सकता है आप लोगों के माइंड में हो कि भैया ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, इसका तो भैया ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी कहाँ बेचारी आर्ट ऑफ लिविंग, इतने शरीफ लोग हैं, इनका क्यों ऑडिट होना चाहिए, इनको क्यों परेशान करना। ऐसा नहीं चलेगा भैया। प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, दोनों केस में क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। सच्ची बात बताऊं, मैं खुद जानती हूँ इतने सारे ट्रस्ट, इतने सारे, मतलब अब मेरे ऊपर कोई केस मत कर देना, ठीक है, मैं उन ट्रस्ट का पार्ट नहीं हूँ, बस बता रही हूँ, ठीक है। इतनी सारी ऐसी संस्थाएं बनाई ही इसलिए जाती हैं कि उसके अंदर फिर गप्पलेबाजियां करी जा सके, ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। मतलब पैसे एट के यूज किस लिए करना, अपने कामों के लिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आगे हम देखेंगे चैप्टर 5 के अंदर फ्रॉड रिलेटेड, ठीक है। प्लीज ऑडिट और फ्रॉड को अभी कनेक्ट मत करना, कैसे घपले होते हैं, कैसे गड़बड़ों को पकड़ा जाता है, ये सब हम सीखेंगे फ्रॉड रिलेटेड, ठीक है। अभी बस इतना सीखो कि एक एंटिटी का अगर तुम अपना ऑडिट करने के लिए आए हो तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, चाहे प्रॉफिट कमाती है चाहे प्रॉफिट नहीं कमाती, भैया हमें कुछ नहीं लेना देना, हम क्या कराएंगे, ऑडिट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो, एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। अब देखो टाटा कितनी बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है, रिलायंस इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, नाम सुने हैं तुमने, वही सुने हैं। अच्छा, कभी तुमने चिंटू लिमिटेड सुना या फिर सोना लिमिटेड सुना है क्या कभी, भाई हमने तो नहीं सुना। अच्छा, नाम नहीं सुना तो एक काम करते, रहने देते हैं इनका ऑडिट, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा, चाहे आपकी एंटिटी छोटी है चाहे एंटिटी बहुत बड़ी है, पर ऑडिट तो कराना ही कराना। तो बात समझ आ गई भैया, एंटिटी चाहे प्रॉफिट कमाती है चाहे प्रॉफिट नहीं कमाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका क्या होगा, ऑडिट। चाहे एंटिटी छोटी है चाहे एंटिटी बहुत बड़ी है, इसका क्या होगा, ऑडिट। अच्छा, कोई भी एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, ओके। अब देखो, एक भ्रम तुम्हारा तोड़ रही हूं, एक छोटी सी सोल प्रोप्राइटरशिप बना रखी है, ठीक है, अकेले बंदे ने कोई एक अपना बिजनेस टाइप स्टार्ट करा, क्या उसका ऑडिट हो सकता है, यस हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप फर्म्स है, इनका ऑडिट हो सकता है, यस, हाँ जी, इनका भी ऑडिट हो सकता है। अच्छा, ये जो एलएलपीज है इनका, यस, इनका भी, एलएलपीज का भी ऑडिट हो सकता है। अच्छा, कंपनी, अरे कंपनी बन गई तो ऑडिट तो होगा ही होगा, ओके। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने की क्या है, कोई भी एंटिटी का ऑडिट कराया जा सकता है, बट मैंडेटरी है ऑडिट कराना किसका, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का ऑडिट कराना क्या है, मैंडेटरी। उसके साथ में एलएलपी को लेके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, हर एलएलपी का नहीं होता, कुछ लिमिट्स असाइंड है, अगर लिमिट्स के अंदर फॉल करती है तो ठीक है, अगर लिमिट्स को एक्सीड कर जाती है तो फिर एलएलपी का क्या कराया जाएगा, ऑडिट। तो भैया अगर मैं बोलूं मैंडेटरी लेवल पर ऑडिटिंग किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, कंपनी, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑडिट कराना पड़ जाता है और आपके इंडियन पार्टनरशिप फर्म्स का भी ऑडिट कराना पड़ जाता है। अच्छा, जैसे चलो मान लेते हैं तुमने आज सोचा कि मैं जा रहा हूँ भैया फॉरेन कंट्री पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, अभी तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं नहीं, मेरे पास कौन से पैसे हैं, ठीक है। अब आप किसके बेसिस पर वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाओगे, आप वहां पे अपने पापा की ही इनकम स्टेटमेंट को बेस लेके पढ़ाई करने के लिए जाओगे, ठीक है। अब बाहर वाले लोग तो आपके पापा जी ने जो अपने हाथ से इनकम स्टेटमेंट बना के दे दी उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसकी एक्सेप्टेंस चाहिए इसके ऊपर, इसके ऊपर एक ठप्पा लगाना पड़ेगा ऑडिटिंग का, ठीक है। किसका ठप्पा लगाना पड़ेगा, ऑडिटिंग का, ठीक है। तो ऑडिट ऐसे सर्कमस्टांसेस में कराना पड़ जाता है, ठीक है। जब भी रेयरेस्ट सर्कमस्टांस, जब कोई जरूरत है तब होता है ऐसे केसेस में ऑडिट, बट जनरली जो जनरली क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एक कंपनी का ऑडिट होगा ही होगा, और बाकी जितनी भी एंटिटीज हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तभी कराया जाता है,
ऑडिट। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे कैसे केसेस के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑडिटिंग की। अच्छा, एक अब यहाँ पे तुमने तो सुना ही होगा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। अभी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिटर को भी स्वतंत्र होके, मतलब उस पे कोई जोर दबाव नहीं डाल सकता, एकदम इंडिपेंडेंट लेवल पर एग्जामिनेशन, जो चेकिंग करेगा ना वो कोई भेदभाव नहीं दिखाने, बहुत ही बढ़िया तरीके से चेकिंग करनी है। दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इंडिपेंडेंट जो वर्ड है, एक तरह से मैं दो कैटेगरीज में से डाल सकती हूँ, नंबर 1 बायस्ड और नंबर 2 इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब ऑडिटर को ना ही बायस्ड होके ओपिनियन देना है, ना ही किसी से इन्फ्लुएंस में आके ओपिनियन देना है। ठीक है, अब बायसेस डील करती हैं कि भैया अब देखो, आपका ना एक कोई दोस्त, ठीक है, अभी आपके दोस्त ने पता है क्या बोला, भाई भाई सुन, अब तू सीए बन गया, तो एक काम कर, आजा मेरी एंटिटी का, अब हम तो बोलेंगे ना एंटिटी, सिर्फ कंपनी नहीं बोलना, क्या बोलना है, एंटिटी। ठीक है, भाई भाई सुन, एक काम कर, आजा मेरी एक एंटिटी का ऑडिट कर। ठीक है, अब आप भागते हुए गए और आपने देखा, अच्छा भाई तेरी एंटिटी का ऑडिट करना है, तो कोई बात नहीं, मैं तो अच्छे से चेकिंग कर दूंगा। ठीक है, अब आप क्या हो, बायस्ड हो यहाँ पे, क्योंकि आपके अपने ही दोस्त ने आपको बोला है ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, अब आप एक बायस होके एग्जामिनेशन करोगे, आप जो चेकिंग करोगे उसके अंदर क्या होगा, बहुत ही बायस्ड इन्वॉल्व हो। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ अब देखते हैं, यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं पापा जी। ठीक है, पापा ने कहा ओ गॉड मेरा बेटा सीए बन गया। अब आपको पता है वो इस बारे में खुश नहीं थे कि मेरा बेटा सीए बन गया, वो इस बारे में खुश थे कि अब ये मेरा बेटा आएगा और मेरी एंटिटी के अंदर क्या करेगा, ऑडिटिंग। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है पापा जी, कल से मैं काम पे आने वाला हूँ आपकी एंटिटी का ऑडिट करने। ठीक है, अब पापा जी ने बोला ये देख ये रही मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और फटाफट से इसकी चेकिंग कर दे और मुझे बता दे कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है। एक काम कर, तू फटाफट से साइन कर और चलता बन। ठीक है, चेकिंग वेकिंग क्या करेगा, तू एक काम कर, ये साइन कर और चलता बन। ठीक है, आपने बोला पापा जी देखो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़े हैं, ठीक है, मैं चाह कर भी इस पे साइन नहीं कर सकता। सुना तो है ना भैया, ऑडिटर के एक साइन की ही बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपने बोला कि पापा जी मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पापा जी आपको जोर दबाव करते हैं और बोलते हैं ए सुन, सीए तो किसके पैसों पे बना है, मेरे पैसों पे बना है, समझा, फटाफट से साइन कर और चलता बन। ठीक है, आप क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि एक पे तो आप भी पर्सनल लेवल पर इंक्लाइंड हो। ठीक है, आप अपने बायसेस खुद से शो कर रहे हो क्योंकि वो आपका दोस्त है। ठीक है, इधर आपके ऊपर एक जोर दबाव है कि आपके पापा जी की एंटिटी, अब आप कुछ बोलोगे भी तो भैया घर से बाहर निकाला मिल जाएगा। ठीक है, तो उस सब से बचने के लिए आप एक तरह से इन्फ्लुएंस थे कि आपको अपने पापा जी की बात माननी पड़े। तो देखो भैया, कभी भी जो एग्जामिनेशन होगी ना उसमें बायसेस होने चाहिए और ना ही कभी भी कोई भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों से परे होके काम करना है। और कौन सी एग्जामिनेशन करनी है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, डन। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज। अच्छा चलो फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बारी कर रहे थे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करती है उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा एंटिटी। अभी एंटिटी हमने 3 पढ़ी, देखो प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, नंबर 1। नंबर 2 इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, उसका कोई भी साइज हो सकता है। नंबर 3 इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। चलो फटाफट से देखते हैं हमने कौन सी 3 एंटिटीज पढ़ी, मतलब प्रॉफिट है या फिर नहीं, क्या कराया जाएगा, ऑडिट।
अच्छा, अगर आप लोगों का साइज छोटा है बड़ा है तो भी क्या कराया जाएगा? ऑडिट। अच्छा, लीगल स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी है, आप एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप हो, आप कंपनी हो, कुछ भी हो, आपका क्या कराया जाएगा? ऑडिट। तो हमें इतना समझ आ गया कि भैया किन किन का ऑडिट कराया जाता है। अब ये जो ऑडिटिंग है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कौन सी एग्जामिनेशन होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब स्वतंत्र रहकर काम करना है। ठीक है, अभी ये जो हम स्वतंत्र रह के काम करेंगे, हमें दो चीजों से दूर रहना है। वो दो चीजें कौन सी थी? बायस्ड और इन्फ्लुएंस। कभी भी किसी के भी बायसेस में आके काम नहीं करना, कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करना। ठीक है, अब फिर से देखो, हम यहाँ पे ना ऑडिटर हमेशा ओपिनियन देने वाला। ठीक है, मतलब कि अब इसको ना हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो, पहले तो ना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ठीक है, किसने बनाई? मैनेजमेंट ने बनाई, हमने थोड़ी बनाई। हम तो वहां पे क्या करने वाले हैं? चेकिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, मतलब कि मेरी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इसको बनाने के लिए जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करी गई, हमें इस पर क्या करना है? ऑडिट करना। अब हम लोग ऑडिट के अंदर एक्चुअल में क्या करते हैं? तो एक ओपिनियन देते हैं अपना, एक कोई कहते हैं ना कमेंट देते हैं, एक कोई टिप्पणी टाइप देते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है ओपिनियन। अब इसको कोई एक एडवाइस मत समझना। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि आपके पापा जी आपको क्या बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पढ़ाई करनी है, वो क्या दे रहे हैं? एक ओपिनियन दे रहे हैं या फिर एक एडवाइस दे रहे हैं? ओपिनियन दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ पापा जी बोलते हैं सुबह से शाम तक तू पढ़ाई करता है, एक काम कर, आधा घंटा ना पार्क में घूम भी आया कर। ठीक है, अब ये क्या है? एक एडवाइस है। ठीक है, आप पे कोई जोर दबाव नहीं डाल रहे, बस आपको कुछ एक एडवाइस टाइप दे रहे हैं कि भैया अगर तू फॉलो करना चाहता है तो कर ले। ठीक है, अब इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो जब एक ऑडिटर एक पक्का कोई अपना कमेंट देता है किसी चीज के ऊपर, उसको बोला जाता है ओपिनियन। अब ऑडिटर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कोई एडवाइस नहीं देगा। ऑडिटर क्या देगा? ओपिनियन। पक्के से बताएगा कि प्लीज मैनेजमेंट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये व्यक्त करती है। ठीक है, मतलब ये बोल देगा तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, या ये बोल देगा तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है। अब दो ही तो चीजें हो सकती हैं। क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है। ठीक है, तो बताओ, मैनेजमेंट ने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किसी भी एंटिटी की। उसमें प्रॉफिट है नहीं है, छोटी है बड़ी है, कोई भी लीगल स्ट्रक्चर है, कैसी भी एंटिटी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। और चेकिंग किसने करी? ऑडिटिंग किसने करी? ऑडिटर ने। अब ये जो चेकिंग होगी ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए, कोई जोर दबाव में आके कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, अब जब ही चेकिंग करेंगे तो लास्ट में क्या देना है? एक ओपिनियन देना है। हम अपना कोई एक कमेंट दे देंगे। अब वो जो कमेंट देंगे वो किस पर बेस्ड होगा? इधर देखो प्लीज, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नंबर 1 तो भैया सच्ची होनी चाहिए, नंबर 2 फेयर मतलब निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, सच्ची होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? एक तो सच्ची होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। हम इसे बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अब मतलब कि किसी भी कंपनी की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब सच्ची भी है और निष्पक्ष भी है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया। हम कैसा ओपिनियन देंगे? अच्छा ओपिनियन। अच्छा, कोई एक कंपनी है जिसकी एंटिटी है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी या फिर निष्पक्ष नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? भैया तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बेकार। हम कैसा ओपिनियन देंगे? बेकार ओपिनियन देंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एक ऑडिटर का काम क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो और ये पता करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची और निष्पक्ष है या फिर नहीं है। अगर सच्ची और निष्पक्ष है तो उससे क्या होगा? अच्छा, अगर सच्ची और निष्पक्ष है तो हम बोलेंगे कि हम कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं? अच्छा
अच्छा ओपिनियन। अगर मैंने बोला बातें सच्ची और निष्पक्ष नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं? बेकार वाला ओपिनियन। डन। तो एक तरह से शॉर्ट में समझ आया कि भैया हमारा काम क्या है? टिप्पणी देना। एडवाइस देने नहीं आए हम, क्या देने के लिए आए? टिप्पणी देने के लिए आए हैं, एक कमेंट देने के लिए आए हैं तुम्हारे ऊपर। डन। ओके, आगे देखते हैं। अब आपको ना एक चीज हमेशा से याद रखनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब सोते जागते उठते बैठते मैंने अगर कभी भी तुमसे पूछा कि ट्रू एंड फेयर व्यू, तो तुम्हारे साथ अपने आप एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है? पीआरडी। ठीक है, मैंने बोला ट्रू एंड फेयर व्यू, तो तुम लोग क्या बोलोगे? पीआरडी। क्या बोलोगे भैया? पीआरडी। पॉलिसीज, रेगुलेशन, डिस्क्लोजर। दोबारा देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब पीआरडी। कहीं पे भी किसी के भी साथ बैठे हो, अकेले बैठे हो, कमरे में बैठे हो, तेज से बोलो पीआरडी। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब पीआरडी। ठीक है, देखो भैया जो बच्चे डाउट्स पूछेंगे उनका मेरे पास नंबर आ जाएगा, मैं रात को भी कॉल करके पूछूंगी भैया ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब पीआरडी। क्या बोला जाता है? पीआरडी, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर। अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर मुझे क्या देनी है? अपना ओपिनियन देना। ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है, सच्ची और निष्पक्ष है, तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? अच्छा ओपिनियन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगी? गंदा ओपिनियन। अब ये चेक तो करना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया सच में सच्ची और निष्पक्ष है या फिर नहीं। तो ये चेक करने के लिए एक कोई प्रॉपर लेवल पर हमारे पास सिस्टम दे रखा है। वो सिस्टम क्या है? पीआरडी, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर। किसका दिया है? पीआरडी, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर। देखो, सबसे पहले हम अगर पॉलिसीज को देखें, अभी जितना भी पहले पढ़ा ना वो मिक्सअप हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक समरी टाइप बनवाऊंगी लास्ट में, तो उसमें सब कुछ कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो। बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग पॉलिसीज ईयर 1 के अंदर फीफो आप लोग यूज करते थे, ठीक है, ईयर 2 में आए आप लोग फीफो यूज करते हो, क्या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? यस, हमारी तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है। ओके, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है तो मुझे एक बात बताओ, हम इसको बोल सकते हैं ना कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, सच्ची भी और निष्पक्ष भी है। ठीक है, ईयर 1 में फीफो, ईयर 2 में फीफो, कंसिस्टेंट है। ठीक है, मेरे को सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम क्या करेंगे? अच्छे वाला ओपिनियन दे देंगे। हम बोलेंगे सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, सच्चा और निष्पक्ष। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ईयर 1 में फीफो, ईयर 2 में वेटेड एवरेज, क्या ये कंसिस्टेंट है? अच्छा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है? ट्रू एंड फेयर व्यू भी बताओ है या फिर नहीं है? सोचो, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है? अब आधे लोग बोल रहे होंगे नहीं नहीं ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, अगर ईयर 1 में फीफो, ईयर 2 में वेटेड एवरेज, अच्छा कोई बच्चा लीफो तो नहीं बोल रहा प्लीज, लीफो इज डिस्कार्डेड। ठीक है, हम लीफो को यूज नहीं करते। ईयर 1 इज फीफो, ईयर 2 इज वेटेड एवरेज, ये कंसिस्टेंट नहीं है, बट ये तय करना कि ट्रू एंड फेयर व्यू, सच्ची और निष्पक्ष मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर नहीं, इतना फटाफट से नहीं हो सकता। इधर देखो, अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू डिपेंड करेगा डिस्क्लोजर के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्क्लोजर। मतलब ईयर 1 में फीफो, ईयर 2 में वेटेड एवरेज, इस चीज को तुमने डिस्क्लोज कर रखा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रखा है, मतलब तुम लोग सच्चे हो। अगर तुमने इसे डिस्क्लोज कर दिया तो मतलब कि तुम लोग सच्चे हो। अगर सच्चे और निष्पक्ष हो तो फिर ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। मतलब डिस्क्लोजर डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या फिर नहीं है। दूसरी तरफ देखो, अच्छा ईयर 1 में फीफो, ईयर 2 में वेटेड एवरेज, अब देखे जरा क्या कंसिस्टेंट है या फिर नहीं? नहीं, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले भी कंसिस्टेंट तो नहीं था, बट हमने इसका डिस्क्लोजर कर दिया तो भाई बात ठीक हो गई। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट नहीं है और इसका डिस्क्लोजर भी नहीं किया। देखो
ये आपका ऑडिटर, ये सैड हो गया, तुमने छुपाया क्यों सबसे, क्यों छुपाया तुमने, तुमने डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया। अब ये क्या देगा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। अब यहां से ऑडिटर बोलेगा ओके तुमने इसको छुपाया, सॉरी तुमने इसको छुपाया, मैं दूंगा अब गंदे वाला ओपिनियन। ठीक है, कौन सा ओपिनियन देगा ऑडिटर, गंदे वाला ओपिनियन। ठीक है, अब जहां बातें डिस्क्लोज्ड थी, ट्रू थी, फेयर थी, तो हम कौन से वाला ओपिनियन दे रहे थे, अच्छे वाला। इधर कौन सा ओपिनियन जाएगा, गंदे वाला ओपिनियन। डन, बात समझ आई। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑडिटिंग किसकी की जाती है, किसी भी एंटिटी। ठीक है, अच्छा किसी भी एंटिटी मतलब तीन चीजें कौन सी थी, अरे वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी है कि बड़ी है, अरे वो कंपनी कैसे भी है उस पर क्या दे दो तुम लोग, अपनी टिप्पणी दे दो, ओपिनियन दे दो, किस पर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। अच्छा चेकिंग कैसे करें हम लोग, बायस होके, इन्फ्लुएंस होके, या फिर ऐसे फ्री फंड में फ्री होके अपने माइंड को एकदम फ्री करके, मतलब इंडिपेंडेंट लेवल पर एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, आगे देखो, अभी आपकी जो पॉलिसीज है, नंबर 1 एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल बोलता है कि हमारे इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूएस गैप्स के अकॉर्डिंग अगर बनाई गई है तो प्लीज उसका कोई भी फायदा नहीं है, यूएस गैप्स को आप लोग इंडिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसीज बनी हुई है जो कि इंडियन कंपनीज पर, इंडियन एंटिटीज पर अप्लाई हो सकती है, सिर्फ वही आप लोगों को यूज करनी है। ठीक है, तो पॉलिसीज शुड बी एक्सेप्टेबल। नंबर 2, पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट, इफ नॉट कंसिस्टेंट देन डिस्क्लोजर मस्ट बी डन। अगर तो भैया एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट, इफ नॉट कंसिस्टेंट देन द डिस्क्लोजर मस्ट बी डन। ये दो चीजें हमेशा याद रखें। ठीक है, अब साथ साथ लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बुक्स में ऑलरेडी समरीज बनी हुई है। ठीक है, इधर देखो, अब एक एंटिटी के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाई जाती हैं। एक तो हो गई मेरी एक्सटर्नल लेवल की रेगुलेशन। अब कंपनी है तो क्या लगाया जाएगा, कंपनीज एक्ट। एलएलपी है तो क्या लगाया जाएगा, एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल लेवल की रेगुलेशंस। अब यही सारी एंटिटीज अपनी इंटरनल लेवल पर भी कुछ रेगुलेशंस लगाती है। जैसे कंपनीज अपने ऊपर क्या लगाती है पता है, एमओए, एओए। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज क्या बनवाती है पता है, पार्टनरशिप डीड्स बनाती है, या फिर कोई भी इंटरनल लेवल का डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी रेगुलेशंस वगैरह लगाई गई हैं वो सारी की सारी किसका पार्ट होंगी, आपकी रेगुलेशंस, इंटरनल लेवल की रेगुलेशंस, उनको भी आपकी एंटिटी को क्या करना है, फॉलो करना है। तो भैया अगर उन रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा तुम सारी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग क्या हो, सच्चे भी हो और निष्पक्ष भी हो। तो हम क्या करें, तुम्हें दे देते हैं अच्छे वाला ओपिनियन। ठीक है, डन। हम लोग कौन सा ओपिनियन देंगे, अच्छे वाला ओपिनियन। अब देखो, एक चीज मैंने बोला, पीआरडी में डी क्या था, डिस्क्लोजर। ठीक है, सारे के सारे डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। सारे का मतलब अब एक कंपनी की एक कोई केस चल रहा था पेंडिंग। ठीक है, कंपनी ने पता है क्या किया, अरे यार केस पेंडिंग तो है, बट ये ऑडिटर को क्या बताना, बेफिजूल हमारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना देगा। ओके, ये लोग क्या करें, कुछ चीजें छुपा रहे हैं। अगर ये चीजें कुछ छुपा रहे हैं तो आप बताओ क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, नहीं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। अगर ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे, गंदे वाला ओपिनियन। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी के लिए मैं गंदे वाला ओपिनियन, अच्छे वाला ओपिनियन बोलती हूँ। ठीक है, बाद में बताऊंगी ये ओपिनियन एग्जैक्टली होते कौन से। ठीक है, अच्छा, अब ये वर्ड है आपका एप्रोप्रिएटली। ये एप्रोप्रिएटली समझने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री है। अब
देखो फिक्स एसेट्स का एक लेजर अकाउंट बना, एक बैंक का लेजर अकाउंट बना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जर्नल एंट्री के मुताबिक फिक्स एसेट्स की जगह यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्स अकाउंट टू बैंक, ठीक है। जर्नल एंट्री तो यही थी, बट लेजर के अंदर जो मैंने पोस्टिंग करी वो गलत अकाउंट के अंदर करी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कुछ चीजें छुपा रही हूँ, ठीक है, कुछ चीजें सामने नहीं लाने दे रही हूँ, कुछ गड़बड़े कर रही हूँ, तो मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। और खुद ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देंगे, ठीक है। दोबारा देखो इधर, फिक्स एसेट देखो जर्नल एंट्री कितनी की हुई है, 100 की हुई है, पर मैंने पता है क्या किया, एक जीरो बढ़ा दिया। पता थोड़ी चलेगा किसी को भी। एक बात बताओ, ये जो मैंने एक जीरो बढ़ाया लेजर पोस्टिंग के अंदर, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है? झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीजें छुपा रहे हैं। ऑब्वियसली ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? गंदे वाला ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, सही पीरियड का बहुत बहुत रेलेवेंस है। अब देखो ये मैंने 2/4/20 को ये एंट्री, ठीक है, अभी आने वाली है डेट, बट उसके बाद भी 2/4/20 को मैंने ये वाली एंट्री, ठीक है। अरे यार 2/4 की डेट को ये एंट्री है, ठीक है, पर ना मेरी पिछले साल की जो सेल है थोड़ी सी मुझे कम लग रही, सॉरी, जो मेरे पिछले साल के फिक्स एसेट्स है मैं उनके अंदर इसको पार्ट बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में ये सवाल था कि 2/4/20 की डेट पर मैंने अगर ये एंट्री करी है, मेरी किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये आएगा? ओके, ये आएगा मेरा 1/4/20 से लेके 31/3/20, ठीक है। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर बनेगा। इस एंट्री को हम लोग इधर रिकॉर्ड करें। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या चालाकी करी, था तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, पर मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया 1/4/19 से 31/3/20। फाइनेंशियल ईयर मैंने चेंज कर दिया, मैंने अपना पीरियड चेंज कर दिया। अब एज एन ऑडिटर मुझे एक बात बताओ, मैंने ये अपना पीरियड चेंज किया, ठीक है, तुम्हें नहीं लगता ये घपलेबाजी है? कितनी गलत चीज है कि आना चाहिए था ये 1/4/20 to 21 के बीच में, बट मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर दिया। क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू तुम्हें लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? गंदे वाला ओपिनियन, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज समझ आई कि ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू को क्यों देखता है? ताकि वो ये पता कर सके कि उसे कौन सा ओपिनियन देना है। उसे बताना है कि भैया मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कौन सा ओपिनियन देने वाला हूं, अच्छे वाला या फिर बुरे वाला, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने जो भी चीज अभी तक पढ़ी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर, प्लीज मेरे साथ साथ आज की क्लास की हम लोग एक समरी बनाएंगे। हमने ऑडिट में ये पढ़ा कि हमें ऑडिट में चेकिंग करनी होती है, या फिर अब मैं और बेटर लेवल पर जाऊं तो मुझे करनी है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या करनी है मुझे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब जी बताओ मुझे, ये चेकिंग, ये एग्जामिनेशन किसकी करी जाती है? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब हम लोगों को प्रमोशन मिल गई है, अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने नहीं वाले, अब हम क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करती है उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन। अब किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें? अरे हम लोग किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी एंटिटी, अच्छा अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो ओके करो,
अच्छा, अगर वो प्रॉफिट नहीं करवाती तो भी करना है। अच्छा, अगर वो एंटिटी बहुत छोटी सी है, स्मॉल है, तब भी करना है। हाँ, तब भी करना है। ठीक है, अच्छा सुनो, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही ऑडिट करें या और भी करें? भाई तुम्हें नहीं देखना वो कंपनी है या फिर एलएलपी है, आपको क्या करना है? उसका ऑडिट करना है। ठीक है, देखिए जरा, हमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, अब हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट करने के बाद एक कोई अपनी टिप्पणी देते हैं। क्या देते हैं? ओपिनियन देते हैं। अब ये जो ओपिनियन है, बस हमें इतना बताना है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या फिर नहीं है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे सोते जागते भैया क्या याद रखना है? PRD, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर। अच्छा, पॉलिसीज रिलेटेड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉलिसीज होनी चाहिए एक्सेप्टेबल, और हमने एक चीज पढ़ी थी, ये होनी चाहिए कंसिस्टेंट, और इसके साथ साथ में एक चीज डाल दो भैया, डिस्क्लोजर। रेगुलेशंस दो कौन सी मैंने पढ़ी थी यहाँ पे? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी रेगुलेशन होती है? याद करो, कंपनी के अंदर ही कुछ बना रखा है, मोए पार्टनरशिप डीड वगैरह। एक्सटर्नल कौन सी होती है? बाहर वाले कोई भी कंपनीज एक्ट हम पे अप्लाई होते हैं। डिस्क्लोजर याद करो, अच्छा सारे डिस्क्लोजर करने, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और एप्रोप्रिएट, अभी हम लोगों ने एप्रोप्रिएटली को भी जज कर लिया था। कैसे किया था? अकाउंट, अमाउंट, और तीसरी चीज कौन सी आती है मेरे पास? पीरियड। डन। आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा। लास्ट टाइम देखो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड or not, irrespective of its size or legal structure. When such an examination is made to express an opinion thereon. ठीक है, ओपिनियन देना भैया हमें। अभी ये जो ओपिनियन देना है, इसको भी हमने और अच्छे से सीखा। ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच्ची और निष्पक्ष। सच्ची और निष्पक्ष नहीं हुई तो कौन सा ओपिनियन देंगे हम लोग? गंदे वाला ओपिनियन। सच्ची और निष्पक्ष हुई तो हम कौन सा देंगे? अच्छे वाला ओपिनियन। अब ये सच्ची और निष्पक्ष चेक करने के लिए तीन मेरे पास कीवर्ड आते हैं। नंबर 1, पॉलिसीज, रेगुलेशन, डिस्क्लोजर। PRD, ट्रू एंड फेयर व्यू। पॉलिसीज क्या होती है मेरी? एक्सेप्टेबल। नंबर 2, डिस्क्लोजर। ठीक है, सॉरी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। अगर कंसिस्टेंट नहीं भी है, अगर डिस्क्लोजर हो गया तो भैया सही है। अगर रेगुलेशन, दो तरीके के, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसे क्या था मेरा? डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर करने हैं, कुछ भी छुपाना नहीं है। और दूसरी चीज एप्रोप्रिएटली, सारी चीजें अच्छे से करनी है डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोज अगर अच्छे से करनी है तो तीन चीजें याद रखनी है, अकाउंट, अमाउंट, पीरियड। ठीक है, ओके डन, वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ CA इंटर ऑडिट।